गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को सुबह सुबह की राम राम। मैं अमित कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विद अमित में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों के कमेंट पढ़ के सच में मुझे बहुत आनंद आता है और मैंने देखा कि कमेंट में आप लोगों ने जो राय लिखी उसी के अनुरूप हम लोग चल रहे हैं। और हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें आप लोगों का जो प्यार मिला, अभिनंदन मिला, उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके साथ ही अगला जो हमारा सेशन है वो शुरू कर रहे हैं, जियोग्राफी पार्ट 2 सौर मंडल। सौर मंडल अर्थात सूर्य तथा उसके ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इन सबसे मिलकर जिनका निर्माण हुआ है उसको हम सौर मंडल कहते हैं। उससे पहले हम थोड़ी चर्चा कर लें ग्रह और तारे की। तो ग्रह क्या होते हैं? ग्रह क्या होते हैं? अर्थात वो जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता तथा जो अपने ही तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इनको क्या कहते हैं? हम ग्रह कहते हैं। ग्रह क्या है? जिनका अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है तथा वो किसी न किसी अपने तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसको ग्रह कहते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या की बात की जाए तो टोटल ग्रह 8 हैं। कुल ग्रहों की संख्या की बात की जाए कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल का जो प्रधान है वो क्या है? सूर्य। चूंकि सूर्य एक तारा है, हमारे सौर मंडल का प्रधान सूर्य है और सूर्य क्या है? तारा है। तो तारे की जो परिभाषा है, डिफिनेशन है, तारा क्या होते हैं? तारे वे होते हैं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, अपना स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है तथा जो किसी ग्रह, उपग्रह, ये सबको ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा ऊष्मा प्रदान करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तारे कहते हैं। क्लियर? तो हमारे सौर मंडल का प्रधान कौन है? सूर्य है। ठीक, सूर्य की जो अपार ऊर्जा है, सन यानी सूर्य की हम बात करें तो सूर्य की जो अपार ऊर्जा है, इसकी अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की जो अपार ऊर्जा है उसकी अपार ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? क्या है? नाभिकीय संलयन। क्रिया ना लिखे, केवल नाभिकीय संलयन कहेंगे। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जहां पर दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इसके साथ ही एक अपार ऊर्जा देते हैं, इसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य है इसकी अपार ऊर्जा का, इसमें हाइड्रोजन है। किसी भी तारा हो उसके तारे में उसकी अपार ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन है। उसकी अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक, तो जो दो हाइड्रोजन नाभिक मिलकर, कितने? 2 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। यही ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में अन्य सभी ग्रहों सहित पृथ्वी पर प्राप्त होती है। इतना समझ में आ गया होगा। अगर सूर्य के घटक की बात की जाए कि सूर्य का निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर हुआ है, तो सूर्य के घटक की बात की जाए सूर्य के घटकों की बात की जाए, कौन कौन से तत्व सूर्य में विद्यमान है, कौन कौन से पदार्थ सूर्य में समाये हुए हैं, किन किन पदार्थों से सूर्य का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, पहले स्थान पर हाइड्रोजन। याद करने के लिए हम इसको याद रखते हैं, जैसे हमारा जो वायुमंडल उसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 71%। सेम
यहाँ सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 71%। दूसरे नंबर पर ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। दो हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम, तो दूसरे स्थान पर जो गैस होगी वो कौन सी होगी? हीलियम होगी। हीलियम की मात्रा की यदि बात की जाए तो कितनी है? 26.5% है। हीलियम कितना है सूर्य में? सूर्य नहीं अपितु अधिकांशतः जितने भी तारे हैं उन सब तारों में यही स्ट्रक्चर रहता है, हम कह सकते हैं अधिकांशतः तारों में। उसके बाद अदर जो गैसेस हैं जैसे नियान हुआ, क्रिप्टॉन हुआ और भी निष्क्रिय तत्व हुए कई सारे निष्क्रिय तत्व हैं, उन सबकी मात्रा की बात की जाए तो 2.5% है। तो आपको क्लियर हुआ होगा जो मैंने समझाया है। हाइड्रोजन की मात्रा 71%, हीलियम की मात्रा 26.5%, अन्य जो गैसें हैं उनकी अन्य गैसें और तत्व हैं जो 2.5% हैं। सूर्य की आयु की यदि बात की जाए, सूर्य की आयु अभी तक कितनी हो चुकी है? सूर्य की आयु की बात की जाए तो 5 मिलियन वर्ष। कितनी है? 5 मिलियन वर्ष। सूर्य की आयु की बात की जाए कितनी है? 5 मिलियन वर्ष। इरेज करने वाला कहाँ रखा हुआ है? दोस्तों आगे हम बात करते हैं सूर्य की। घटक की हमने बात कर ली थी जिसमें हमने हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और जो अदर तत्व थे उनकी बात की 2.5% थे। यदि हम इसके तापमान की बात करें तो सूर्य का जो भाग हमें अपनी नग्न आंखों से सीधे सीधे हम देखते हैं सुबह के समय जो दिखाई पड़ता है, सूर्य वैसे किसी समय देखें दिखाई पड़ता है, सूर्य का जो पार्ट जो ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है उसको हम प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल कहते हैं। इस सतह का तापमान यानी सूर्य का जो भाग दिखाई पड़ता है इस सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के जो केंद्र है, केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य में कभी कभी फ्लेम यानी सूर्य ज्वालाएं उठती हैं और ये जो ज्वालाएं उठती हैं जिसके कारण सूर्य के तापमान में कमी दर्ज की जाती है, काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, वहां पर उसको सौर कलंक, क्या कहते हैं हम लोग? सौर कलंक या सनस्पॉट कहते हैं। तब उसके तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी पर इस घटना के दौरान झंझावात यानी चुंबकीय विकिरण के कारण झंझावात उत्पन्न होता है। तो जो इलेक्ट्रीशियन जितने भी यंत्र हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है और ये घटना कुल एक सर्किल के रूप में, एक चक्र के रूप में चलती है जो समय लेती है वो 11 वर्ष का। सौर कलंकी की घटना में जो समय लगता है वो 11 वर्ष का लगता है। ये ज्वालाएं इतनी ज्यादा उठती हैं, अब ये जैसे ये उठी है ये ज्वाला इस तरीके से उठती है और कभी कभी ये उठकर पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच जाती है। ये जो ज्वालाएं निकली हैं यहाँ से, ये ज्वालाएं उठ के कहाँ पहुंच जाती है? पृथ्वी की वायुमंडल में पहुंच जाती है। अब ये आपका सूर्य है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब जैसे ये ज्वाला उठी, मान लीजिए ये ज्वाला उठी है और ये ज्वाला उठी पृथ्वी के आयनमंडल में। जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है उसकी एक परत होती है, ये पृथ्वी है हमारी। सूर्य जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये जो ज्वाला है ये उठकर सूर्य की जो ज्वाला है उठकर कहाँ जाएगी? पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है। जब ये ज्वाला उठकर पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है, खासकर आयनमंडल में पहुंचती है,
ध्रुवीय क्षेत्रों में पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंचती है। ये वाला पृथ्वी का कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोलर एरिया होता है। ये कौन सा होता है? साउथ पोलर एरिया, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब ये ज्वालाएं उठकर पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ती हैं, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव में पहुंचती है, तब इनसे जो प्रकाश उत्पन्न होता है उस प्रकाश को, इनसे जो प्रकाश उत्पन्न होता है, इनसे जो प्रकाश उत्पन्न होता है उस प्रकाश को हम क्या कहते हैं? इनसे जो रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, खासकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? तो उसको हम कहते हैं अरोरा। जो रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है उसको हम अरोरा शब्द देते हैं। क्या शब्द देते हैं? अरोरा देते हैं। क्लियर? इनसे जो रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है इनको अरोरा कहते हैं। जब ये उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश पहुंचता है, क्या होता है? उत्तरी ध्रुव पर, कहां? आयन मंडल में, तब इसको हम लोग कहते हैं अरोरा बोरियालिस। क्या कहते हैं? अरोरा बोरियालिस। क्या कहते हैं? अरोरा बोरियालिस। अरोरा बोरियालिस। जब ये सौर ज्वाला कहां पहुंचती है? दक्षिणी ध्रुव पर, तब इसको नाम दिया जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा ऑस्ट्रेलिस। याद रखने के लिए हम याद कर सकते हैं, याद रखने के लिए हम याद कर सकते हैं, याद रखने के लिए इसको अरोरा कहते हैं। याद रखने के लिए हम इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो जब दक्षिणी ध्रुव पर जब ये ज्वालाएं पहुंचती, जब ये फ्लेम पहुंचती, तो इनको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिस। क्या कहा जाता है? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। याद रखने के लिए हम जानते हैं जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है बेटा, वो कहाँ है? बिल्कुल दक्षिण में है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है, तो बिल्कुल दक्षिण में, तो वही ऑस्ट्रेलिस शब्द से याद, उसी ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिस शब्द याद रख सकते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव पर जब ये ज्वाला पहुंचती है तो इसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और उत्तरी ध्रुव पर जब ये ज्वाला पहुंचती है तो इसको अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। क्लियर? ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को बेटा। आगे बात करते हैं। सौरमंडल की हमने बात की थी, यानी सौरमंडल सूर्य का वह भाग कहलाता है जहां से, जिसे हम अपनी